हाउ टू लर्न इंग्लिश वोकेबलरी ईजली, ये कहा है। तो इसके लिए कुछ हमने नियम बनाए हैं, उन्हीं नियमों पर आज चर्चा करेंगे। नियम वो हैं, तो इसमें हम आपको केवल 13 नियम बताएंगे। वो 13 नियम में वो हर एक चीज़ इंक्लूड होगी जो हमें सहायता करती है किसी भी शब्द को लंबे समय तक ये आजीवन याद रखने के लिए। वो पहला नियम होगा, किसी भी शब्द को देखो फिर उसका मतलब पता करो। ठीक है, अब वो मतलब कहाँ से पता करेंगे ये भी आपको आगे आगे बताते चलेंगे। मान के चलिए कोई हमें शब्द मिल गया तो उसका मतलब पता करना है कि उसका मतलब क्या होता है, वो अपनी भाषा में पता करें जो आप बोलते हैं। जैसे हिंदी बोल रहे हैं तो इंग्लिश का शब्द हमें मिला, हिंदी में पता करना है हिंदी में इसका मतलब क्या होगा, तो हिंदी में उसका मतलब पता करिए और पता हो चल जाएगा। तब आपको एक थोड़ा सा साहस मिलेगा। तो एक तो नियम ये हो गया, हिंदी में पता करिए। आगे ऐसे ऐसे नियम हैं जो कि आपको बिल्कुल गदगद कर देंगे। ठीक है, कि ये नियम हमें पहले पता होते तो आज हमारी इंग्लिश कुछ और होती। तो पहला नियम हो गया, किसी भी शब्द को देखो फिर उसका मतलब पता करो। ठीक है, अभी हम बिल्कुल याद करने को नहीं करें, अपने आप याद होंगे। तो ये हो गया पहला नियम। और देखो, मतलब पता करने के लिए आप डिक्शनरी का प्रयोग करें। ठीक है, गूगल में इजीली सर्च कर लेते हैं, लेकिन डिक्शनरी का भी प्रयोग करें जहाँ तक संभव हो। ठीक है, तो डिक्शनरी का प्रयोग करें। फिर दूसरा नंबर क्या हुआ, फिर उसके अलग अलग कई वाक्य बनाओ। जो भी शब्द आपने पढ़ा उसको अपने जो बोलते हैं उसमें प्रयोग करने का प्रयास करिए, कई अलग अलग वाक्य बनाइए। ठीक है, अभी हम केवल आपको नियम बता रहे हैं, इनको अप्लाई कहाँ करेंगे आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, तो उसके अलग अलग कई वाक्य बनाओ। हम ये सब बताते भी चलेंगे, अभी तो केवल नियम बता रहे हैं, क्योंकि अगर वाक्य भी बनाते चलेंगे तो वीडियो और लंबा खिंच जाएगा, इसलिए अभी केवल नियम बता रहे हैं। ठीक, उसके अलग अलग कई वाक्य बनाओ। तीसरा हमने बताया कि विजुअलाइज करो, फिर चाहे वो गूगल का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े, तो आप सहारा लीजिए लेकिन उसको विजुअलाइज करिए। विजुअलाइज करने का मतलब होता है कि उसको हम किस तरह से देखें कि ये हाँ अपने खुद से या किसी इमेज वगैरह से रिलेट करिए, ये होता है विजुअलाइज। ठीक है, तो विजुअलाइज ज़रूर करें। नियम 3 हो गए। चौथा, हमने चौथा नंबर यहाँ पर लिखा, प्रीफिक्स व सफिक्स के यूज से, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करके हम नए नए शब्द बना सकते हैं। हमें कोई एक रूट वर्ड मिला, उसमें प्रीफिक्स जोड़ा तो एक नया शब्द बना, सफिक्स जोड़ा तो भी एक नया शब्द बना। तो इनका प्रयोग भी सीखना है। हम ये सारे के सारे अलग अलग वीडियो में बताएंगे कैसे शब्द बनेंगे। ठीक है, इसके लिए जितने नियम बताएंगे उतने उनसे और भी कई गुना अधिक वीडियो आपको मिलेंगे हमारे अब इसी चैनल पर। ठीक, प्रीफिक्स व सफिक्स के यूज से। नंबर 5 में लिखा रूट वर्ड्स। देखो, प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स जो शब्द के पहले जुड़ जाए वो होता है प्रीफिक्स, और सफिक्स होता है शब्द के जो बाद में जुड़े, यानी कोई भी मूल शब्द है रूट वर्ड उसके बाद में जुड़े तो वो सफिक्स होता है, और पहले जुड़ जाए वो प्रीफिक्स। ठीक, अब आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, कोई एक हमें रूट वर्ड मिला, रूट मिला यानी मूल शब्द, उसी के आगे पीछे कुछ ना कुछ जोड़ करके जो शब्द बने, तो ये रूट वर्ड भी आप याद रखिए कैसे इनके प्रयोग से नए नए शब्द बनेंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है, इस पर फोकस करना ज़रूरी है। ठीक, तो रूट वर्ड हो गए, एक ये अहम कड़ी हैं नए नए शब्द याद करने की। अब आगे, अब यहाँ अगला नंबर है जो 6वां, मतलब है कोई शब्द जब भी पढ़ो तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर याद करो कि ये वास्तव में है क्या। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहाँ पर मतलब है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, मतलब कि ये क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको जब याद रखेंगे तो उसका हमें एक्चुअल में मीनिंग पता चलेगा कि ये शब्द कहाँ प्रयोग होगा। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि तुम बहुत खिलाड़ी हो, तुम बहुत खिलाड़ी हो, तो अभी हमें जो प्रारंभ में पता चला, हमने केवल पढ़ा कि तुम बहुत खिलाड़ी हो, तुम बहुत खिलाड़ी हो। अब हिंदी में देखें तो हमें तुम की अंग्रेजी पता है, बहुत की पता है
खिलाड़ी की भी पता है और होना की भी पता है कि किस तरीके से सब बना है, लेकिन क्या इतना पता होने से हम सही अंग्रेजी बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक हमें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता होगा कि ये यहाँ पर वास्तव में है क्या, हम सही से अंग्रेजी नहीं बना पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर पढ़ो कि ये वास्तव में क्या है और इसके लिए इसको हम कहाँ पर कैसे प्रयोग करेंगे। इसलिए कोई भी शब्द जब भी पढ़ो तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर याद रखो कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब अगला नंबर है निमोनिक या माइंड मैपिंग। ठीक है, इसी को हम निमोनिक या माइंड मैपिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, माइंड मैपिंग प्रोसेस। तो निमोनिक क्या होता है? एक माइंड मैपिंग प्रोसेस होता है, यानी दिमाग में हम नई नई छवियाँ बनाना, मैप बनाना कि ये चीज़ कैसे होती है, कैसे इसको हम विजुअलाइज करें, अपने खुद से समझें। ठीक है, तो ये निमोनिक को प्रयोग में लाएंगे। ये क्या होता है आगे आगे हम सब बताएंगे एक एक वीडियो में। ठीक है, अब 8वां जो हमने बताया वो है रिपीटिशन, यानी जितने सारे शब्द आपने पढ़े, जैसे मान लो आज हमने 100 वर्ड्स पढ़े, तो उन 100 वर्ड्स को आपको रिपीट ज़रूर करना एक बार, क्योंकि जब आप रिपीट करेंगे तो जो उनके लिए माइंड मैपिंग प्रोसेस अपनाया है या वो किस रूट से निकला है, उसमें क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है, और कौन सा रूट है, और ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सारी चीज़ें एक बार जब आप देखेंगे और तो वो वर्ड आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा और हमेशा के लिए। ठीक है, क्योंकि उसको आप प्रयोग भी करेंगे कि इसका यूज हम कहाँ करें, तो इस तरह से वो ज़रूर याद हो जाएगा। तो ये रिपीटिशन ज़रूर फॉलो करें। 9वां नंबर हुआ यूज अ डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी का प्रयोग ज़रूर करें। आप एक डिक्शनरी खरीद लें, वो डिक्शनरी आप चाहे जैसी भी हो, चाहे पॉकेट डिक्शनरी हो, चाहे भार्गव की हो, चाहे ऑक्सफोर्ड की, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को यूज करें। ठीक है, अब हो सकता है आपको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आपके पास ना हो, गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको ना मिले, तो उसकी मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जा करके उस लिंक पर क्लिक करके आप वो डिक्शनरी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़रूर करें कि एक डिक्शनरी को यूज करें, उसमें आपको बहुत सारी ग्रामर, उससे रिलेटेड नोट और एक शब्द के जितने मतलब संभव मीनिंग्स होंगे, अर्थ होंगे, वो सारे के सारे आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल जाएगा, उसके कुछ ना कुछ 2 3 4 या 1 2 3 जो भी हो उसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो इसलिए एक डिक्शनरी का यूज ज़रूर करें, ये मैं सजेस्ट करता हूँ आपको। ठीक है, और कई सारे ऐसे शब्द भी होते हैं कि जिनका हमें सही सही उच्चारण नहीं पता होता है, तो उनके उच्चारण भी डिक्शनरी में मिल जाएंगे कि इसका क्या उच्चारण है, कौन सा शब्द को हम क्या पढ़ेंगे, उच्चारण भी मिलेगा डिक्शनरी में। तो इसलिए डिक्शनरी को ज़रूर यूज करिए। अब जो शब्द हाल ही में याद किए हैं उनको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर अपनाएं, यानी कि जो शब्द अभी अभिमान के चलिए लेटली, चाहे वो स्पोर्ट्स न्यूज से हो, किसी भी प्रकार से हो, किसी बुक से हो, जो याद किए हैं तो उनको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर अपनाने का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये 10वां नंबर हुआ। आगे अब जो 11वां नंबर आता है हमारा, आपको शब्दों को याद रखने के लिए शब्दों से रिलेटेड स्टोरी ज़रूर बनाओ, यानी जो शब्द मान के चलिए आ जाएं प्रयोग में, आपने उनको कहीं पाया, तो उसको याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए आप क्या करो, उनसे रिलेटेड एक स्टोरी ज़रूर बना लो। वो स्टोरी चाहे जैसे भी हो, आप घर में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, अरे कुछ तो संबंधित, भाई हमने पहले बताया कि उसका मतलब पता करो। ठीक है, मतलब पता किया ना, तभी तो आप हिंदी में उसको सोचेंगे, हिंदी में उसकी स्टोरी बनाएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे।
तो शब्दों से रिलेटेड स्टोरी ज़रूर बनाओ। 11 हो गया। अब 12वें नंबर पर हमने रखा है एक बार याद किए शब्दों को ज़रूर सोचो। यानी जो शब्द हमने एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में याद किया है, तो उनको सोचिए कि मैंने वो कौन सा शब्द याद किया था, अच्छा वो शब्द था। ठीक है, आप वो शब्द चाहे न्यूज़ में सुने, चाहे क्रिकेट कमेंट्री में सुने, कहीं भी सुने हो, तो उसको ज़रूर याद रखिए। चाहे वो सेंटेंस ही क्यों ना हो, वो फ्रेज क्यों ना हो, वो याद रखिए, उसको एक बार सोचिए और इसका मतलब क्या हुआ था, हाँ ये। तो ऐसे आपको वो रिकॉल होंगे शब्द। जब रिकॉल होंगे तो उनका मतलब एक बार फिर से आपके सामने आएगा, आप वो शब्द याद रख सकेंगे। अंतिम नंबर जो है 13वां नंबर, कम से कम 7 से 8 शब्द हाथ में लिख लो और उन्हें याद रखो। यानी आप भाई इंग्लिश वोकैबुलरी मजबूत करें ना, तो एक काम ये भी करिए कि 7-8 शब्द कम से कम तो आप कहीं ना कहीं पा ही जाएंगे, क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या न्यूज़पेपर ना मिले तो आप मोबाइल है, मोबाइल में कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उससे 7-8 शब्द तो निकाल ही सकते हैं। उनको अपने हाथ में लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड में, या आप राइट हैंड में भी लिख सकते हैं यदि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो ये शब्द याद रखिए। लिखेंगे तो उन पर नज़र बार बार पड़ेगी तो वो याद हो जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए आप एक अलग से खुद की अपनी एक नोटबुक बना सकते हैं, जहां आप जो भी शब्द मिले आपको, अच्छा नया पुराना, तो उसको उसमें नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी उन शब्दों की ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे ऐसे शब्द हमें मिल जाते हैं लेकिन वो नहीं याद आ रहे दिमाग में, तो उसको याद रखने के लिए, पाने के लिए हम अपने उस लिखी हैंड रिटन नोटबुक में देख सकते हैं कैसे लिखे गए हैं। तो इन नियमों को अपनाइए और इन नियमों पर हम एक एक अलग अलग बड़ा सा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वो सारे के सारे आप वीडियो देख पाएंगे और अपनी इंग्लिश को मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम आगे जो ये है, किसी भी शब्द को देखो फिर उसका मतलब पता करो, इस पर एक वीडियो बनाएंगे। और इंग्लिश, अब ये तो हमने केवल ये नियम बताए हैं, इन कोई भी शब्द अब कैसे याद करेंगे, अगला वीडियो इसी पर आएगा जिसमें हम सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी एक अगला नया वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।